This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. We are going to discuss chapter number 2, that is ecosystem of science subject, class 4. At first, we see its learning objectives. After discussing this chapter, we will be able to understand the concept of ecosystem and its components, differentiate between abiotic and biotic components, explore food chain, predator-prey relationship, and human impact on ecosystem, engage students with hand-on activities to reinforce learning. Dear teachers and students, इस चैप्टर को डिस्कस करने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि इकोसिस्टम क्या है और इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं, और हम इकोसिस्टम के एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स के दरमियान फ़र्क बयान कर सकेंगे। तीसरी लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कि हम फूड चेन, प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप और ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम की वजाहत कर सकेंगे। चौथी जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद असातिज़ा कराम इस काबिल हो जाएंगे कि वो बच्चों को हैंड ऑन एक्टिविटीज़ करवा सकेंगे। अब हैंड ऑन एक्टिविटीज़ से क्या मुराद है कि बच्चे खुद एक्टिविटीज़ करेंगे जो इनकी लर्निंग में इजाफे का क्या बनेगी, सबब बनेगी। लेकिन जी अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर के की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट्स में इकोसिस्टम आता है। इकोसिस्टम क्या है? एन इकोसिस्टम इज़ द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इन एन एनवायरनमेंट। एग्जांपल्स कौन सी हैं इकोसिस्टम्स की? वो है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स, ponds and oceans. Living things such as plants, animals and decomposers interact with abiotic factors such as sunlight, water, air, temperature and soil to form a balanced ecosystem. अब एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं इकोसिस्टम्स के? तमाम नॉन लिविंग एलिमेंट्स जैसा कि टेम्परेचर, एयर, वाटर, लाइट एंड सॉइल आर एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं इकोसिस्टम के? तो उसकी डेफिनेशन है, एक इकोसिस्टम के तमाम लिविंग कंपोनेंट्स जो हैं वो उसके बायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं। अब बायोटिक कंपोनेंट्स को 3 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। वो 3 ग्रुप में सबसे पहले क्या आता है? प्रोड्यूसर्स, plants and algae that make food using sunlight, water and carbon dioxide are called producers. तो तमाम प्लांट जो हैं वो प्रोड्यूसर कहलाते हैं, जिस तरह के पौधे हैं, और एल्गी है जो कि सूरज की रोशनी, पानी
और कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में अपनी खुराक क्या करते हैं, तैयार करते हैं। बायोटिक कंपोनेंट का जो दूसरा ग्रुप है वो है कंज्यूमर। अब कंज्यूमर्स की क्या तारीफ है? कंज्यूमर की तारीफ है द लिविंग थिंग्स विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। वो तमाम ज़िंदा चीज़ें जो दूसरी ज़िंदा चीज़ों से अपनी क्या करती हैं, खुराक हासिल करती हैं, इनको हम कंज्यूमर कहते हैं। दे कैन नॉट मेक देयर own food. They depend on plants or plant eating animals for their food. All animals and humans are consumer. तमाम जानवर और इंसान जो हैं वो क्या हैं, कंज्यूमर हैं, क्योंकि हम अपनी खुराक दूसरे ज़िंदा जानदारों से हासिल करते हैं। जैसा कि हम सब्ज़ियाँ खाते हैं, पौधे हैं वो तमाम, और हम मुख्तलिफ़ जानवरों का गोश्त खाते हैं, जैसा कि बकरी, गाय, भैंस, हिरन वगैरह। तीसरा ग्रुप जो है वो बायोटिक कंपोनेंट का है डिकम्पोज़र। उसकी डेफिनेशन क्या है? द लिविंग थिंग्स विच ब्रेक डाउन the dead plants and animals into simple particles and obtain their food from these are called decomposers. वो जानदार जो प्लांट्स की डेड बॉडीज़ और जानवरों की डेड बॉडीज़ को तोड़कर सिंपल पार्टिकल्स में तब्दील कर देते हैं और उनसे अपनी खुराक हासिल करते हैं, इनको डिकम्पोजर्स कहते हैं। सम बैक्टीरिया एंड मैनी फंजाई आर द मेन डिकम्पोज़र। कुछ बैक्टीरिया और बहुत सारी फंजाई जो हैं वो डिकम्पोजर्स की मिसालें हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि बाहर कोई जानवर जब मरा हुआ पड़ा होता है वहाँ पे, तो चंद दिन बाद उसकी बॉडी जो है वो नज़र ही नहीं आती, सिर्फ हड्डियाँ रह जाती हैं। तो हवा में मौजूद बैक्टीरिया जो हैं वो उसके जिस्म की तोड़ फोड़ कर देते हैं, उसको खा जाते हैं और सिंपल पार्टिकल्स में क्या कर देते हैं, तब्दील कर देते हैं। तो वो बैक्टीरिया क्या हैं, वो डिकम्पोजर्स हैं। दूसरा की कॉन्सेप्ट क्या है इस चैप्टर का, वो है फूड चेन। तो फूड चेन की डेफिनेशन है ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स वेयर ईच इज़ ईटन बाय द नेक्स्ट। जिस तरह प्लांट को खाता है ग्रास होपर को रैट और रैट को आउल। तो ये जो है ये फूड चेन की एक सीरीज है। नेक्स्ट की कॉन्सेप्ट है प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप। प्रीडेटर जैसा कि लायन किल एंड ईट प्रे लाइक डियर। जिस तरह के शेर जो है वो हिरन को खाता है, तो शेर प्रीडेटर है और हिरन जिसको शेर खाता है वो क्या है, प्रे है। कंपटीशन, ऑर्गेनिजम्स compete for limited resources like food and space। जो लास्ट की कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का वो है ह्यूमन इम्पैक्ट। एक्टिविटीज़ लाइक डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन एंड हंटिंग डिसरप्ट इकोसिस्टम्स। जो इंसानी एक्टिविटीज़ है, जिस तरह के हम जंगलात को काटते हैं, पोल्यूशन फैलाते हैं और हंटिंग शिकार करते हैं, वो इकोसिस्टम को क्या करते हैं, डिसरप्ट करते हैं, तबाह करते हैं। कंजर्वेशन एफर्ट्स सच एज वाइल्ड लाइफ पार्क्स and tree plantation
हेल्प रीस्टोर बैलेंस। ये तमाम जो थे इकोसिस्टम, उसके कंपोनेंट्स, फूड चेन, कंपटीशन और ह्यूमन इम्पैक्ट, ये इस चैप्टर के क्या हैं, की कॉन्सेप्ट्स हैं। लेकिन जी अब हम एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। बिफोर गोइंग टू डिस्कस इकोसिस्टम, लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट। फर्स्टली, इकोसिस्टम को डिस्कस करने से पहले हम एनवायरनमेंट की डेफिनेशन जो है वो देखते हैं कि वो क्या है। इफ़ वी लुक अराउंड वी सी ए वैरायटी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी जानदार और बेजान चीज़ें हैं। ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस आर कॉल्ड आवर इन्वायरमेंट। तमाम जानदार और बेजान चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द हैं वो क्या हैं, हमारा एनवायरनमेंट हैं। द इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। इन्वायरमेंट जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है। बोथ दीज कंपोनेंट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। एवरी लिविंग थिंग लिव्स इन ए पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। तो बच्चों को बताएं कि हर जानदार चीज़ एक ख़ास माहौल में रहती है। जिस तरह के फ़िश है वो पानी में रहती है, टाइगर जो है वो जंगल में रहता है, और इंसान जो हैं वो विलेजेस और सिटीज़ में रहते हैं। तो ये सब उनका क्या है, एनवायरनमेंट है। अब एनवायरनमेंट से रिलेटेड आप बच्चों को एक एक्टिविटी भी करवा सकते हैं जो कि आपकी किताब में दी हुई है। वो ये कि आप 3 या 4 एनिमल्स की पिक्चर लें और उसके साथ उनके एनवायरनमेंट की भी पिक्चर्स लें, और एक्टिविटी का नाम रखें मैच दी एनिमल्स विद देयर प्लेसेस ऑफ लिविंग। मैच दी कॉलम भी कह सकते हैं कि आप वाइट बोर्ड पे 4 तस्वीरें चिपका दें और उसके साथ आप एनवायरनमेंट की भी पिक्चर्स जो है वो चिपका दें, और बच्चों को कहें फ़िश को मिलाएं जी, तस्वीर में देखें फ़िश का कौन सा एनवायरनमेंट है। तो डेफिनेटली बच्चे लाइन ड्रा करेंगे, फ़िश की पिक्चर को मिलाएंगे पानी की पिक्चर के साथ, और तोता जो है उसकी पिक्चर को मिलाएंगे वो नेस्ट के साथ, घोंसले के साथ, और कीड़ा जो है उसकी पिक्चर को मिलाएंगे मट्टी के साथ। इस तरह ये आप एक्टिविटी बच्चों को करवा सकते हैं। नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम। व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम को हम माहौलियाती निज़ाम भी कहते हैं। इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या है? द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एनी इन्वायरमेंट मेक द इकोसिस्टम। लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट जो किसी भी इन्वायरमेंट के, वो इकोसिस्टम को बनाते हैं। मैंने अभी बताया है कि इकोसिस्टम को हम माहौलियाती निज़ाम भी कहते हैं। तो उर्दू में इसकी डेफिनेशन देखते हैं। माहौलियाती निज़ाम एक ऐसा कुदरती निज़ाम होता है जिसमें जानदार जैसा कि इंसान हैं, जानवर हैं, पौधे हैं, और गैर जानदार जैसा कि पानी, हवा, मट्टी और सूरज की रोशनी जो है, ये गैर जानदार हैं, एक दूसरे पर इंसार करते हैं, यानी एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। तो इकोसिस्टम की क्या तारीफ़ है कि जिसमें जानदार और गैर जानदार एक दूसरे पर क्या करते हैं? इंसार करते हैं। ठीक है।
Various types of ecosystems are found on our earth. For examples, forests, grasslands, oceans, rivers, ponds, snowy areas and deserts. और ये भी आपको बताता चलूँ, ये आपकी किताब में बताया हुआ है कि लार्जेस्ट जो डेज़र्ट है दुनिया में उसका नाम है सहारा, जो कि कॉन्टिनेंट अफ्रीका में मौजूद है। और पाकिस्तान में जो डेज़र्ट्स हैं, जो सहरा हैं, जैसा कि खुशाब, मियाँ वाली, भक्कर, लिया, झंग, मुजफ्फरगढ़, इन तमाम इलाकों में मौजूद जो सहरा हैं इनको हम थल कहते हैं। और जो बहावलपुर, रहीम यार ख़ान और बहावलनगर में सहरा हैं इनको हम चोलिस्तान कहते हैं। और जो सिंध में सहरा मौजूद हैं इनको थर कहते हैं। तो बच्चों से ये एक्टिविटी भी करवाएं कि डिफरेंट इकोसिस्टम्स की आप पिक्चर इकट्ठी करें, जिस तरह ग्रासलैंड है, डेज़र्ट है, पॉन्ड है, ओशियन है, फॉरेस्ट है, और उनको अपनी कॉपी पर लगाएं। इससे उनका इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद बेहतर हो जाएगा। अब एक और भी एक्टिविटी है इकोसिस्टम से रिलेटेड जो कि आपकी किताब में दी हुई है, वो है स्टूडेंट्स राइट्स द नेम्स ऑफ लिविंग थिंग्स इन देयर रिस्पेक्टिव इकोसिस्टम्स, के कुछ लिविंग थिंग्स के नाम दिए हुए हैं 8-10 के आपकी किताब में, और बच्चों से ये कहा गया है कि उनको उनके रिस्पेक्टिव इकोसिस्टम में लिखें। तो टीचर क्या करेंगे कि वो वाइट बोर्ड पे 4-5 कॉलम बना लेंगे और वहाँ पे डिफरेंट इकोसिस्टम जैसा कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, पॉन्ड, डेज़र्ट और स्नोई एरिया, उनके क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे। और बच्चों से पीरियोडिकली कहेंगे कि वो वाइट बोर्ड पे आएं और कुछ जानदार चीज़ों को उनके रिस्पेक्टिव इकोसिस्टम में उनके नाम लिखें। इससे क्या होगा, बच्चों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और उनका लर्निंग लेवल भी क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। अब हम आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की तरफ। तो इकोसिस्टम के 2 कंपोनेंट हैं, वो कौन कौन से हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। अब एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं? द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम are called abiotic components. These include temperature, air, water, light and soil. जो नॉन लिविंग कंपोनेंट हैं इकोसिस्टम के, उनको हम क्या कहते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट, जैसा कि टेम्परेचर, एयर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। All these are abiotic component of an ecosystem. और दूसरा इकोसिस्टम का जो कंपोनेंट है वो है बायोटिक कंपोनेंट्स। द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स। तो जो जानदार कंपोनेंट हैं किसी भी इकोसिस्टम के, उनको बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, जैसा कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, बैक्टीरिया हैं, इंसान हैं। ये तमाम इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। अब एक और एक्टिविटी है जो एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट से रिलेटेड है। तो टीचर जो हैं वो अपने बच्चों को ये एक्टिविटी करवाएं। ये भी एक ओपन एंडेड एक्टिविटी है जिसमें स्टूडेंट्स ऑब्जर्व ए नियर बाय इकोसिस्टम, जैसा कि स्कूल, गार्डन, पार्क और प्लेग्राउंड, एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। बच्चों से कहें कि आप
इस वक्त अगर स्कूल में मौजूद हैं तो स्कूल में मौजूद 3 एबायोटिक कंपोनेंट्स के नाम लिखें और 3 बायोटिक कंपोनेंट के नाम लिखें। उसके अलावा ये भी बताएं कि हाउ डू दीज कंपोनेंट इंटरेक्ट। या बच्चों से कहें कि फ़र्ज़ करें आप एक बाग में, एक पार्क में या एक खेल के मैदान में मौजूद हैं और वहाँ पे मौजूद एबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स के नाम बताएं और ये भी बताएं कि वहाँ पे मौजूद जो हैं एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं। तो अगर स्कूल में मौजूद हैं तो बच्चा बता सकता है, जवाब दे सकता है, सूरज की रोशनी है, सॉइल है, पानी है, ये तीनों जो हैं ये एक इकोसिस्टम के एबायोटिक कंपोनेंट हैं। और एबायोटिक कंपोनेंट की हमने पहले ही डेफिनेशन की हुई है, वो है कि दी नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर कॉल्ड एबायोटिक कंपोनेंट, कि जो नॉन लिविंग कंपोनेंट हैं किसी भी इकोसिस्टम के वो एबायोटिक कंपोनेंट हैं। इसी तरह बच्चा स्कूल में मौजूद 3 बायोटिक कंपोनेंट के नाम भी बता सकता है। और बायोटिक कंपोनेंट की क्या डेफिनेशन है? द लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट, के जानदार कंपोनेंट जो हैं वो किसी भी इकोसिस्टम के वो बायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं। बच्चा जो है स्कूल में मौजूद बायोटिक कंपोनेंट की मिसाल दे सकता है, प्लांट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं और बर्ड्स हैं, ये क्या हैं? बायोटिक कंपोनेंट हैं। पौधे हैं, हशरात हैं, परिंदे हैं, ये भी स्कूल में आते हैं। तो ये तमाम क्या है? बायोटिक कंपोनेंट है। तीसरा बड़ा अहम क्वेश्चन है इस एक्टिविटी का, वो बच्चों से ये पूछें हाउ डीज कंपोनेंट्स इंटरेक्ट, कि ये जो कंपोनेंट हैं ये आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं। तो उसकी एग्जांपल मौजूद है, वो ये है कि पौधे जो है वो सूरज की रोशनी और पानी को इस्तेमाल करते हैं और अपनी खुराक क्या करते हैं? बनाते हैं। और उस खुराक को जानवर और इंसान क्या करते हैं? खाते हैं। अब पौधे जानदार हैं, वो सूरज की रोशनी और पानी से अपनी खुराक क्या कर रहे हैं? तैयार कर रहे हैं। यानी जानदार चीज़ें, पौधे जो हैं वो इंटरेक्ट कर रहे हैं बेजान चीज़ों से। बायोटिक कंपोनेंट एबायोटिक कंपोनेंट से क्या कर रहे हैं? इंटरेक्ट कर रहे हैं और अपनी खुराक को क्या कर रहे हैं? तैयार कर रहे हैं। तो ये इसका बेहतरीन जवाब है। जैसा कि हमने की कॉन्सेप्ट में भी देखा था कि बायोटिक कंपोनेंट को मज़ीद 3 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है और वो 3 ग्रुप्स कौन से हैं? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोज़र। तो प्रोड्यूसर की क्या डेफिनेशन है कि प्लांट प्रोड्यूस फूड फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड सनलाइट, कि पौधे जो हैं वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं अपने लिए और जानवरों के लिए सूरज की रोशनी और पानी की मदद से। क्योंकि पौधे अपनी खुराक खुद बनाते हैं इसलिए इनको क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर की डेफिनेशन ये है कि वो जानदार चीज़ें जो अपनी खुराक खुद बनाती हैं इनको क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर। जैसा कि पौधे हो गया, एल्गी हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं? प्रोड्यूसर हैं। नेक्स्ट आता है जी बायोटिक कंपोनेंट का दूसरा ग्रुप, कंज्यूमर। और कंज्यूमर्स जो है इसमें 3 किस्म के जानदार आते हैं। तो पहले हम कंज्यूमर की डेफिनेशन पढ़ लें। द लिविंग थिंग्स विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड कंज्यूमर। वो जानदार चीज़ें जो दूसरी जानदार चीज़ों से अपनी खुराक क्या करती हैं? हासिल करती हैं, उनको क्या कहते हैं? कंज्यूमर। जिस तरह जानवर जो हैं या इंसान है वो पौधों को खाते हैं, जानवर पौधों को खाते हैं, हम सब्जियां फल वगैरह खाते हैं, ये तमाम के तमाम क्या हैं? प्लांट्स में आते हैं। तो हम भी जानदार हैं और पौधे भी जानदार हैं।
और जिसमें एक जानदार दूसरे जानदार को खाए उसको क्या कहते हैं, कंज्यूमर। इसके अलावा हम जानवरों का गोश्त भी खाते हैं, जिस तरह हम बकरी, भैंस, गाय, हिरन और खरगोश का गोश्त खाते हैं। तो हम जानदार हैं और ये एनिमल भी जानदार हैं। और कंज्यूमर की डेफिनेशन ही यही है कि द लिविंग थिंग्स विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर लिविंग थिंग्स, कि जानदार चीज़ दूसरी जानदार चीज़ से अपनी खुराक हासिल करती है, इसको क्या कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं। और मैंने कहा कि कंज्यूमर में 3 तरह के जानदार आते हैं। फर्स्ट है हर्बीवोर्स। अब हर्बीवोर्स किन को कहते हैं, यानी वो जानदार जो पौधे खाते हैं, जिस तरह बकरी हो गया, हिरन हो गया, ये तमाम के तमाम क्या हैं, हर्बीवोर्स हैं। दूसरे हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स वो एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जिस तरह शेर है, शेर हिरन को खाता है, तो ये क्या है, कार्निवोर्स। ये सारे कंज्यूमर में आते हैं। और तीसरा है ओमनीवोर्स, ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओमनीवोर्स उनको कहते हैं जो पौधे और जानवर दोनों को खाते हैं, जिस तरह के इंसान है और बियर रिच है। इंसान जो है वो पौधे भी खाता है, जिस तरह सब्जियां हैं, और जानवर यानी हम जानवरों का गोश्त भी खाते हैं। तो हम आते हैं ओमनीवोर्स में। अब तीसरा ग्रुप जो है बायोटिक कंपोनेंट का, वो है डीकम्पोज़र। पहला था प्रोड्यूसर, दूसरा था कंज्यूमर और तीसरा है डीकम्पोज़र। तो डीकम्पोज़र की डेफिनेशन जो है वो एग्ज़ाम में भी आती है और टीचर्स को चाहिए कि बच्चों को ये डेफिनेशन अच्छे तरीके से समझाएं। व्हाट आर डीकम्पोज़र्स? द लिविंग थिंग्स विच ब्रेक डाउन द डेड बॉडीज़ of plants and animals into simple particles and obtain their food from these are called decomposers. Some bacteria and many fungi are the main decomposer. वो जानदार चीज़ें जो मुर्दा पौधों और जानवरों की डेड बॉडीज़ को सिंपल पार्टिकल में तब्दील कर देती हैं और उन्हीं मुर्दा पौधों और जानवरों से अपनी खुराक हासिल करती हैं। वो जानदार चीज़ें, उनको हम कहते हैं डीकम्पोज़र। जैसा कि अक्सर आपने बाहर देखा होगा कि कोई जानवर मरा हुआ पड़ा है, चंद दिनों बाद आपको सिर्फ़ उसकी हड्डियां ही नज़र आती हैं। होता ये है कि बैक्टीरिया जो एनवायरनमेंट में मौजूद हैं वो उसके जिस्म की तोड़ फोड़ कर देते हैं, उसको खा जाते हैं और सिंपल पार्टिकल्स में तब्दील कर देते हैं और चंद दिनों बाद उसकी हड्डियां ही नज़र आती हैं। तो वो बैक्टीरिया जो हैं वो क्या कहलाते हैं? डीकम्पोज़र कहलाते हैं। मेरा ख्याल है आपका कॉन्सेप्ट डीकम्पोज़र के बारे में क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये जो बायोटिक कंपोनेंट हैं, इसके जो मज़ीद 3 ग्रुप हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोज़र, इससे रिलेटेड भी आप बच्चों से एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। वो इस तरह कि आप चंद प्रोड्यूसर की पिक्चर्स लें, इसी तरह चंद कंज्यूमर्स जिनमें हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स और कार्निवोर्स हैं, उनकी भी पिक्चर लें और डीकम्पोज़र्स की भी पिक्चर लें। उनको आपस में मिक्स करें और बच्चों के 3-4 ग्रुप बनाएं और वो पिक्चर्स जो हैं उनमें डिवाइड कर दें। फिर उन ग्रुप्स को कहें, बच्चों के इन ग्रुप्स को कहें कि इनमें से प्रोड्यूसर को अलहदा करें, कंज्यूमर्स को अलहदा करें और कंज्यूमर में जो ओमनीवोर्स है, कार्निवोर्स है, हर्बीवोर्स है, उनको भी अलहदा करें और डीकम्पोज़र्स को अलहदा करें। इससे क्या होगा कि बच्चों का प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोज़र से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट है बैलेंस इकोसिस्टम। अब बैलेंस इकोसिस्टम किसे कहते हैं?
उसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। हमारे इकोसिस्टम में सूरज जो है वो एनर्जी का सबसे बड़ा ज़रिया है। द प्लांट्स मेक फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दे आल्सो प्रोड्यूस ऑक्सीजन इन दिस प्रोसेस। पौधे जो हैं वो सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में अपनी खुराक तैयार करते हैं, और इस खुराक तैयार करने के दौरान पौधे जो है ऑक्सीजन भी खारिज करते हैं। दिस ऑक्सीजन इज़ यूज्ड बाय एनिमल्स फॉर रेस्पिरेशन। ये ऑक्सीजन जो है वो एनिमल्स और इंसान जो है वो रेस्पिरेशन, सांस लेने के अमल के दौरान क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और हम इंसान और जानवर रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या करते हैं, खारिज करते हैं, जिसको पौधे बाद में क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपनी खुराक बनाने के लिए। तो ये एक समझ लें कि ये एक प्रोसेस है जिसमें पौधे जो है अपनी खुराक तैयार करते हैं और अपनी खुराक तैयार करने के दौरान ऑक्सीजन खारिज करते हैं। उस ऑक्सीजन को जानवर और इंसान सांस लेने के दौरान इस्तेमाल करते हैं, और जैसे ही हम ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं हम उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं। उस कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा पौधे क्या करते हैं, अपनी खुराक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। सच सेल्फ सस्टेनिंग एंड ड्यूरेबल इकोसिस्टम इज़ कॉल्ड ए बैलेंस इकोसिस्टम। ये जो सेल्फ सस्टेनिंग है कि हम ऑक्सीजन पौधों से ले रहे हैं और बदले में उनको क्या दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। ठीक है। ये सेल्फ सस्टेनिंग और ड्यूरेबल इकोसिस्टम को हम क्या कहते हैं, बैलेंस इकोसिस्टम कहते हैं। ऑल द लिविंग थिंग्स आर एसेंशियल फॉर वन एंड अनदर। तमाम जिंदा चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। दे इफ़ेक्ट द लाइव्स ऑफ वन एंड अनदर। वो एक दूसरे की ज़िंदगी पर क्या करती हैं, असरअंदाज होती हैं। मज़ीद ये कि आप बच्चों को बता सकते हैं कि मुतवाज़न निज़ाम यानी बैलेंस इकोसिस्टम की क्या खुसूसियात होती हैं। इसमें हर जानदार को मुनासिब खुराक मिलती है, शिकारी और शिकार की तादाद मुनासिब होती है, पौधों, जानवरों और जरासीम का तवाज़न बरकरार रहता है, वेस्ट जो है वो कुदरती तरीके से ख़त्म हो जाता है। सिंपली हम बैलेंस इकोसिस्टम को इस तरह बयान कर सकते हैं बच्चों को कि जब माहौल में तमाम जानदार और गैर जानदार अपनी अपनी जगह पर सही काम कर रहे हों और कोई चीज़ हद से ना बढ़े या कम हो, तो वो एक मुतवाज़न माहौलियाती निज़ाम या बैलेंस इकोसिस्टम कहलाता है। उम्मीद है कि आपको इन तमाम चीज़ों की समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।